प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 39 को समझेंगे। ये वर्कशीट 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान पुस्तक समकालीन भारत भाग 2 के अध्याय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं की ये तीसरी वर्कशीट है। इससे पहले हमने 2 वर्कशीट को समझा है। पिछली वर्कशीट में हमने परिवहन के 3 क्षेत्रों की हमने बात की थी, जिसमें स्थल, जल और वायु परिवहन के अलग अलग साधन थे, जिसमें से हमने स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन के बारे में, रेल परिवहन के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। आज एक नए परिवहन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जो है पाइपलाइन। पाइपलाइन भी परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है और ये एक आधुनिक साधन है जो किसी वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इस परिवहन के द्वारा हम किन चीज़ों का परिवहन करते हैं, यानी एक जगह से दूसरे लेके जाते हैं, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भारत में परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। यानी पहले शहरों में या आज गांवों में भी जो पानी पहुंचाने का जो साधन था वो पाइपलाइन ही था। आज इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पादन तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पादन तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत घरों तक पहुंचाने में किया जाता है। यानी कि जो कच्चा तेल है, कच्चा तेल का मतलब जो समुद्र से निकाला गया जो तेल है, उसे हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। उसे क्या करते हैं, पहले हम उस तेल को जो शोधनशालाएं हैं जहाँ पे उसको रिफाइन किया जाता है, बड़ी बड़ी रिफाइनरी हैं, वहाँ पे हम पेट्रोल अलग कर लेते हैं, डीजल अलग कर लेते हैं। ऐसी शोधनशालाओं में ग्लिसरीन अलग कर लेते हैं। इस तरीके से जो तेल के अलग अलग उत्पाद हैं उनको अलग कर लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है। फिर जाके ये जो है दूसरे स्थानों पे भेजा जाता है। जैसे पेट्रोल पंप, पेट्रोल जो गैस पंप हैं, वहाँ पर ये पाइप लाइनों के द्वारा भेजा जाता है। साथ ही जो उर्वरक कारखाने हैं, जहाँ पर रासायनिक उर्वरक बनते हैं, वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में जो गैस है उसका उपयोग होता है। या बड़े ताप विद्युत उपग्रह हैं, जहाँ पे बिजली बनती है। बिजली भी आजकल गैस से बनती है। गैस को जलाकर जो है बॉयलर को गर्म किया जाता है, जिससे बिजली बनती है। तो वहाँ पर जो है गैस, प्राकृतिक गैस पहुँचाने का काम जो है हम पाइपलाइनों के द्वारा कहते हैं। आज हम जो है अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं कि गैस की पाइपलाइनें हैं। इन पाइपलाइनों से घरेलू जो एलपीजी है वो भी घरों तक पहुंचाई जाती है। जैसे कि अभी तो कई बच्चों के घर में जो है गैस जो है वो गैस सिलेंडरों के माध्यम से आता होगा, लेकिन कई जगह पर एलपीजी पाइप लगी हुई है, जिसके द्वारा जो है गैस जो है घरों पर उन पाइपलाइनों के द्वारा आता है। वहाँ पर सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही हम देखते हैं कि जो सीएनजी पंप है या स्टेशन है, वहाँ पर भी कोई ऐसी गाड़ी नहीं आती है जो है ना गैस भर के लाती हो और सीएनजी पंप को भर देती हो, बल्कि वहाँ पर भी जो गैस आता है सीएनजी वो भी पाइपलाइनों के द्वारा ही आता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही हो पाई। यानी कि क्योंकि यहाँ तक पाइपलाइनें थी, पाइपलाइन बनाई गई और इसलिए यहाँ पर जो है ना इन संस्थाओं, इन जो शोधनशालाएं हैं वहाँ पर स्थापना हो पाई। नहीं तो जो शोधनशालाएं थी यानी कि रिफाइनरी,
वो केवल उन जगहों पर ही स्थापित की जाती थी जहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद या गैस जो है निकलती थी। जैसे कि बॉम्बे हाई समुद्र तट पर है, समुद्र से तेल निकाला गया या दूसरे देशों से जो कच्चा तेल आया वहाँ से हम जो है उसे रिफाइन करते थे और रिफाइन करके भारत के अन्य शहरों में जो बड़े बड़े ट्रकों में जो टंकियाँ लगी होती हैं उसके द्वारा भेज देते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है कि जो शोधनशालाएं हैं वो समुद्र तट से दूर लगाए जा रहे हैं आजकल, और जो कच्चा तेल है वो वहाँ पे पाइपलाइनों के द्वारा भेजा जा रहा है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, यानी कि जो पाइपलाइन जो है ना जिससे गैस और पेट्रोलियम पदार्थ जो है भेजे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, शुरू में तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन जब एक बार इस लागत को लगा लिया जाता है तो फिर खर्चा नहीं आता है, सिर्फ उसका मेंटेनेंस का खर्चा आता है। फिर जैसे कि पहले जो बॉम्बे हाई से जो पेट्रोलियम है वो महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में पहुंचाया जाता था, या दूसरे जो अन्य जो क्षेत्र है गोवा, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरफ आते थे, तो वो जो है टैंकरों में भर कर आते थे। लेकिन अब क्या है, पाइपलाइन बिछने से क्या हो गया है कि वहीं से पाइपलाइन जो है वहीं से रिलीज किया जाता है और जहाँ जहाँ पाइपलाइन बिछी है वहाँ पर ये पहुँच जाता है। इससे क्या है कि जो आने जाने का जो समय है, ये जो खर्चा आता था अब वो नहीं लगता, यानी कि जो एक बार पाइपलाइन बिछा दी गई उससे जितना खर्चा उस समय लगा वही लगता है। उसके बाद जो है वाहन का जो खर्चा है या देरी जो टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, अब वो हानि से हम बच पाए हैं। देश में परिवहन के 3 प्रमुख जाल, देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। यानी कि अगर हम देश में देखें कि 3 प्रमुख जाल देशों में जो पाइपलाइन है वो भी एक महत्वपूर्ण जाल है। जैसे हमने पहले हम सड़क के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब देखते हैं ऊपरी असम यानी कि अपर असम जो है वहाँ पे जो गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते, यानी ऊपरी असम में, यानी यहाँ पर जो दिग्बोई है वहाँ से जो गैस है, तेल जो है वो बरौनी होते इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक पहुँच जाता है। अब इसे ना तो ट्रेन में लेकर आने की ज़रूरत है, ना टैंकरों में भर कर लाने की ज़रूरत है, बल्कि वहीं से पाइपलाइन द्वारा खोला जाता है और बरौनी इलाहाबाद के रास्ते सीधा उत्तर प्रदेश आता है। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक, और दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तक तथा गुवाहाटी के सिलीगुड़ी तक फैली हुई है। यानी कि अब ये देखो कितना इसका पाइपलाइनों का विस्तार हो चुका है। साथ ही एक गुजरात में इसी तरह का है, वहाँ से पाइपलाइनों से ये पेट्रोलियम पदार्थ चलते हैं और मथुरा, दिल्ली, सोनीपत के रास्ते पंजाब के जलंधर तक ये पहुँचते हैं। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों को जोड़ती है। गैस पाइपलाइन में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यानी कि गुजरात और कहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ तक पाइपलाइन बिछी हुई है और गुजरात को उत्तर प्रदेश को गुजरात से गैस इस सप्लाई होती है। ये मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है और मध्य प्रदेश में भी यहीं से आती है गुजरात से। इसकी शाखा राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आज जो है परिवहन में पाइपलाइन एक आधुनिक परिवहन का साधन है, जिसके द्वारा एक बार लागत लगती है और उसके बाद जो है लागत नहीं लगती है, जिससे समय भी बचता है। तो ये आपकी जो है वर्कशीट है, इसको और अच्छे से समझने के लिए जो है हम एनसीईआरटी की बुक को पढ़ सकते हैं। आइए इनके थोड़ा प्रश्नों को देख लेते हैं कि ये क्या पूछ रहे हैं। अब इसमें पहला प्रश्न है, ठोस पदार्थों को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है।
तो ठोस पदार्थ जो हैं जब तक से उन्हें हम लिक्विड फॉर्म में नहीं लाएंगे तब तक हम इन्हें पाइपलाइन के द्वारा नहीं भेज सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाइपलाइन परिवहन को चलाने की लागत कम आती है? तो आप बता सकते हैं कि क्यों ऐसा आपको लगता है कि अगर पाइपलाइन के द्वारा अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोलियम गैस पदार्थों को लेकर जाएं और टैंकरों में उसकी जगह टैंकरों में भर के लेकर जाएं तो पाइपलाइन वाला जो परिवहन है उससे लागत कम क्यों आएगी? फिर तीसरा प्रश्न है, देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन से हैं? तो आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक में मैप दिया हुआ है, उस मैप में आप जो है इस पाइपलाइन का पता लगा सकते हैं। चौथा है आपका, पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या पहुंच पाता है? तो पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से हो सकता है कि अभी तक कुछ बच्चों के घर तक ये पहुंच ना हो पाइपलाइन के माध्यम से, लेकिन हम अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं कि पाइपलाइन के माध्यम से कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूर पहुंचती होंगी, तो उनका पता लगाना है। इस माध्यम से परिवहन कैसे आसान और सस्ता हो जाता है? तो इस माध्यम से किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना क्यों आसान और सस्ता हो जाता है? तो आप बता सकते हैं कि पाइपलाइन के द्वारा आपके यहाँ पर क्या आता है और इस माध्यम से परिवहन कैसे आसान और सस्ता हो जाता है। तो ये आपकी वर्कशीट है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी अगर इसमें समझ नहीं आ रहा हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, उसको दोबारा से आपको समझाया जाएगा। आप इस वर्कशीट को समय पर करके ग्रुप में भेज देंगे। धन्यवाद।